प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का मिश्रा एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपने-अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए इधर-उधर की बात न करते हुए आज मैं एक बार फिर आप सभी का यूट्यूब चैनल मिश्रा एकेडमी पर स्वागत करते हुए वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 है और पेज नंबर 18 है। आशा है कि आप लोग खोल लेंगे और इसके पोएट जो है वह जॉन क्लेयर जी हैं। ऑटम का जैसा आप लोग मतलब समझते हैं कि वह पतझड़ होता है ऑटम। और ये इसके जो पोएट हैं जॉन क्लेयर जी, ये जो है एक ब्रिटिश पोएट है। और इस पोएम में हमें जो है जॉन क्लेयर जी ने यह बताने और यह समझाने और यह दृश्य दिखाने की कोशिश की है कि गाँव में पतझड़ के मौसम में कैसा दृश्य रहता है। और जैसा कि चैप्टर का नाम है कि ऑटम पतझड़, लेकिन एक दो सीन जो है स्प्रिंग सीजन वगैरह या एक दो और मौसम का किया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब इधर उधर की बात न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। पेज नंबर 18, लेसन नंबर 3, पोयम ऑटम और पोएट का नाम है जॉन क्लेयर। आई लव द फिटफुल गस्ट। क्योंकि ऑटम के जो पोएट हैं जॉन क्लेयर, ये गरीबी अवस्था से गुजरे हुए हैं और इनका जन्म ही गांव में हुआ है। और जब ये अपने घर में बैठे हुए होते हैं तब इनको बाहर के नज़ारों में क्या-क्या देखना अच्छा लगता है, इस पोएम में प्यारे बच्चों हमें जानने को मिलेगा। आई लव द फिटफुल गस्ट। फिटफुल मतलब चंचल, शोख। गस्ट मतलब होता है हवा का झोंका। दैट मतलब ये हवा को कहा गया है। शेक मतलब हिलाना। अब पोएट को क्या अच्छा लगता है? आई लव, मैं पसंद करता हूं, मैं प्यार करता हूं। मतलब पोएट बोल कहता है कि मुझे अच्छा लगता है क्या? फिटफुल गस्ट, चंचल शोक हवाएं जिनका झोंका हिलाती हैं। क्या हिलाती हैं? द केजमेंट ऑल डे। केजमेंट मतलब खिड़की होता है जो दोनों तरफ से खुलता है, अंदर से भी खुलता है और बाहर से भी खुलता है। तो दो लाइन का मतलब हुआ प्यारे दोस्तों कि पोएट जॉन क्लेयर को पतझड़ के समय में जब हवाएं चलती हैं, उन हवाओं के झोंके के कारण जब खिड़की, जिस रूम में पोएट जॉन क्लेयर बैठे हैं, यह हिलती डुलती है दिन भर, यह दृश्य पोएट को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और आशा है कि आप दो लाइन समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड फ्रॉम द मौजी। मौजी का मतलब होता है हरा सहवाल। सहवाल मतलब आप देखे होंगे पेड़ों पर जो हरे हरे रकम के काई जम जाती है, दीवालों पर सहवाल टाइप का जम जाता है, काई टाइप का, उसी को बोलते हैं मौजी। और एल्म ट्री एक ऐसा पेड़ होता है जो इंग्लैंड के गांव में ही पाया जाता है। तो कहने का मतलब है फ्रॉम द मौजी एल्म ट्री। मौजी एल्म ट्री से मतलब इंग्लैंड के गांव में जो ट्री होता है, एल्म ट्री होता है, उसके ऊपर हरे हरे सहवाल जो है वह लगे हुए हैं। और जब जिस पेड़ पर, प्यारे बच्चों याद रखना, जिस पेड़ पर हरे हरे सहवाल लग जाते हैं वह पेड़ कहीं न कहीं धीरे धीरे सूखने लगता है। उसके पत्ते जो है धीरे धीरे पीले होकर के मुरझा करके वह धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगते हैं। तो कवि कहता है एंड फ्रॉम द मौजी एल्म ट्री, मतलब मौजी एल्म ट्री, मैंने आपको बताया कि मौजी एल्म ट्री के नीचे जो पत्ते गिरे हुए हैं, टेक्स्ट ले जाती है द फेडेड। फेडेड मतलब मुरझाए हुए पत्ते, जो पीले पत्ते। क्योंकि इंग्लैंड में तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती है कि तुरंत जो है पत्ते मुरझा करके गिरे नीचे गिर जाएं। तो पत्ते पहले मुरझाने से पहले पीले हो जाते हैं। तो वही उन्हीं पीले पत्तों की बात कही गई है। फेडेड लिव्स अवे माने उन मुरझाए हुए सूखे हुए पत्तों को लेकर के चली जाती है। क्या कौन लेके चली जाती है? हवा। अब ध्यान देना कि कवि को हवा का झोंका जो उसकी खिड़कियों को
सुबह से लेके शाम तक दिन भर हिलाता रहता है, यह दृश्य देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद यह हवा का झोंका मोज़ी एल्म ट्री के नीचे जितने भी सूखे हुए पत्ते हैं, उनको जो है अपने साथ जो है उड़ा ले जाती है। आशा है प्यारे दोस्तों की समझ में आ रहा होगा। कैमरामैन से मैं बोलूँगा कि शायद आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं ट्विरलिंग देम। ट्विरलिंग मतलब होता है घुमाना। जब हवाएं चलती हैं और जब हवाओं के साथ सूखे पत्ते जो उड़ते हैं, तो उन सूखे पत्तों को हवाएं क्या करती हैं, घुमाती हैं। ट्विरलिंग मतलब घुमाना, देम मतलब उन सूखे पत्तों को कहा गया है। बाय द विंडो पेन मतलब उन मौजी इल्म के सूखे हुए पत्तों को वे हवाएं जो है चंचल शोक हवाओं का झोंका जो है वह उनको ऐसे उड़ा के घुमाते घुमाते पोएट की खिड़की के बाहर का जो कांच है, जो शीशा है, उससे वो टकराता है। कई पत्ते जो हैं उड़ते उड़ते ऊपर उड़ते उड़ते पोएट के खिड़की के शीशों से टकरा जाते हैं। बाय द विंडो पेन विथ थाउजेंड अदर्स और इन उड़ते हुए पत्तों में हजारों पत्ते हैं। हजारों पत्ते मतलब पोएट ने गिना नहीं है कि एक ही हजार है, मान लीजिए। विथ थाउजेंड अदर्स और कई हजार पत्ते ऐसे हैं। डाउन द लेन, लेन माने गली होता है, माने गली में जिस गली से जो है हवाओं के द्वारा जो है वह पत्ते ऊपर उड़ रहे हैं और कवि के खिड़कियों को टच करते हुए करके कुछ पत्ते तो नीचे गिर जाते हैं, कुछ पत्ते ऊपर घूमते रहते हैं और कई हजार पत्ते जो है वह गली में इधर उधर उड़ रहे हैं। किसके कारण? हवाओं के कारण। क्योंकि हवाएं जब चलती हैं तो सूखे पत्ते या जो हल्की चीजें होती हैं वह हवाओं के कारण जो है ऊपर उठने लगते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में जो है वह आ रहा होगा। अब कवि आगे कहता है कि आई लव टू सी, कवि को देखना पसंद है क्या? शेकिंग ट्विग, शेकिंग मतलब हिलता हुआ। ट्विग मतलब होता है छोटी टहनियां, डाल की छोटी टहनियां। अब कवि क्या कहता है? आई लव टू सी द शेकिंग ट्विग, कवि को हवाओं के कारण जब छोटी टहनियां हिलने लगती हैं तो कवि को ऐसा दृश्य देखना बहुत ही अच्छा लगता है। डांस टिल द सट ऑफ इल, और यह हवाओं के कारण जब यह छोटी टहनियां ऐसे हिलने लगती हैं तो कवि को ऐसा लगता है कि मानो यह टहनियां हिल नहीं रही हैं बल्कि डांस कर रही हैं। और यह डांस कब तक करती हैं? टिल सट ऑफ ईव, ईव इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इवनिंग, सट ऑफ ईव मतलब शाम होने तक। माने हवाओं के कारण जब छोटी छोटी टहनियां हिलती रहती हैं तो कवि को ऐसा दृश्य देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हिलती हुई टहनियों को देख करके कवि को ऐसा लगता है कि मानो मानो जो है टहनियां शाम तक नाच रही हों। अब ऐसे मौसम में क्या होता है कि द स्पैरो ऑन द कॉटेज रिज, अब याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है। अभी तक जो भी दृश्य कवि ने देखा वह अपने खिड़की के बाहर से देखा, लेकिन अब जो है कवि अपने घर से बाहर निकल आया है, या आप बोल सकते हैं कि खिड़की के बाहर देख रहा है। अगर खिड़की के बाहर नहीं देखता तो फिर ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगा। अब समझ लीजिए घर के बाहर आ गया। अब घर के बाहर का दृश्य क्या है? द स्पैरो, स्पैरो मतलब एक छोटी सी गौरैया होती है। स्पैरो मतलब एक छोटी सी गौरैया होती है। वह कहाँ है? ऑन द कॉटेज रिज, रिज मतलब होता है घर का छत के ऊपर। जैसे ये घर का ही छत है तो छत जहाँ पे खत्म होती है गौरैया वहीं पे बैठी हुई है। तो कल्पना कीजिए अगर कभी अपने घर के अंदर है या घर के बाहर से देख रहा है तो घर का छत तो देख नहीं पाएगा। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है
साहित्यकारों को कि कवि अपने खिड़की के झांक करके देखता है, या फिर कवि अपने घर के बाहर निकल के देखता है कि उसके छत पर एक छोटी सी गौरैया बैठी हुई है। हुज चर्प, हुज मतलब जिसकी, चर्प मतलब गौरैया की आवाज को कहा गया है। चर्प मतलब चहचहाहट। हुज चर्प मतलब गौरैया की आवाज वुड मेक बिलीव, हमें यह विश्वास दिलाती है। मतलब कवि जब अपनी घर के छत पर छोटी गौरैया को देखता है और वह गौरैया जो है वह चर्प कर रही है, चहचहा रही है, तो कवि को ऐसा लगता है, बस इतना ही प्यारे बच्चों समझ लेना। क्या? दैट स्प्रिंग, क्या लगता है कि स्प्रिंग सीजन वॉज जस्ट नाउ फ्लर्टिंग बाई, कि अभी अभी छेड़खानी करते हुए बीता हुआ है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन के बाद ही, ठीक है, अभी जो है छेड़खानी करते हुए माने गया है। इन समर स्लैब विथ फ्लावर्स टू लाइव, इन समर स्लैब विथ फ्लावर्स टू लाइव मतलब गर्मी की गोद में कुछ फूलों को छोड़ करके गया है। मतलब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है बच्चों कि इंग्लैंड में समर सीजन को लोग सेलिब्रेट करते हैं। वहां पे समर सीजन का मतलब ये नहीं है कि चाहे बहुत गर्मी हो जाए, क्योंकि वहां पर हमेशा ठंडी पड़ती रहती है। तो वहां पे जब थोड़ी सी गर्मी पड़ती है ना, तो ऐसे मौसम में लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसे मौसम में क्या होता है भाई कि थोड़े बहुत फूल जो है इधर उधर खिले रहते हैं, पाए जाते हैं। तो तभी जो है कवि को ऐसा लगता है क्या कि दैट स्प्रिंग वॉज जस्ट नाउ फ्लोटिंग बाई इन समर स्लैब विद फ्लावर्स टू लाई। इसका मतलब कि वह छत पर बैठी हुई गौरैया, जिसका जिसकी आवाज से कवि को ऐसा अनुभव होता है कि मानो स्प्रिंग सीजन अभी अभी छेड़खानी करते हुए कुछ फूलों को समर्स के गोद में फेंक करके दे करके वह चला गया। अब आगे कवि कहता है आई लव टू सी द कॉटेज स्मोक। अब कॉटेज स्मोक ये भी प्रूफ करेगा कि कवि घर से बाहर देखता है। कवि को क्या देखना पसंद है? कॉटेज स्मोक, मतलब घर के बाहर जो धुआं निकलता है कवि को अच्छा लगता है। अब देखिए कॉटेज स्मोक का मतलब ये होता है बच्चों कि इंग्लैंड में हमेशा ठंडी पड़ती है, तो वहां पे अक्सर घरों में जो है लॉग फायर जो है वह बनाया जाता है। अंदर जो है लकड़ी वगैरह जला करके वो लोग जो है घर के लोग जो है वह गर्मी का अनुभव करते हैं। तो उस आग का धुआं निकलने के लिए उस घर में एक चिमनी बना दी जाती है, जिसका एग्जिट पॉइंट जो है वो घर के ऊपर निकला होता है। तो भाई जब जो है लॉग फायर जलता है और चिमनी से जब धुआं निकलता है, तो वह धुएं को देख करके कवि को बहुत अच्छा लगता है। यही बात कवि कहता है कि आई लव टू सी द कॉटेज स्मोक। कवि को अपने झोपड़ी से निकलते हुए धुएं को देखना बड़ा अच्छा लगता है। अब क्यों अच्छा लगता है? कर्ल अपवर्ड, कर्ल मतलब ये घूम करके जाती है, धुआं जो है ना घूम करके जाती है, और धुआं घूम करके राउंड राउंड जा रही है। प्यारे बच्चों ये प्रूफ होता है कि अब हवा चलना बंद हो गई है। अब हवाएं जो हैं वह चलना बंद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अगर हवाएं चलती तो धुआं जो है, स्मोक जो है वह हवा के साथ बह जाता। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो हवाएं बंद हो गई हैं या फिर थोड़ी सी कम जो है हो गई हैं चलना, जिसके कारण जो है कॉटेज स्मोक, ठीक है, कवि के झोपड़ी से निकला हुआ धुआं जो चिमनी से निकल रहा है, कर्ल अपवर्ड, वह धीरे धीरे घूम करके ऊपर जा रही है थ्रू द नेकेड ट्री, और नेकेड ट्री से गुजर के जा रही है। नेकेड मतलब माने कि नेकेड ट्री का मतलब समझ लीजिए कि पतझड़ के मौसम में अक्सर जो है पेड़ों के पत्ते जो है नीचे गिर जाते हैं। मतलब बिना पत्ते के पेड़, माने पेड़ तो है, टहनियां तो है, लेकिन पत्ते नहीं है, तो इसको नेकेड ट्री आप मान सकते हैं। तो धुआं जब निकलता है ऊपर ऐसे घूम घूम करके, तो यह इन इन पेड़ों के घूम करके जाता है, इन पेड़ों के टहनियों से घूम करके जाता है। शायद कैमरामैन को समझ में आ रहा होगा कि ये पेड़ समझ रहा। चलिए, तो कवि को अच्छा लगता है
कि जब उसके घर की चिमनी से धुआं निकलता है, वह घूम करके बिना पत्ते के पेड़ों की टहनियों से होकर के जब ऊपर गुजरता है तो कवि को बहुत ही अच्छा लगता है। प्यारे दोस्तों, पेज नंबर 20 अब आप खोल लीजिए, और ये अगर बात समझना है तो आप जो है, चलिए अब नेक्स्ट लाइन है, द पीजन, पीजन मतलब कबूतर, द पीजन नेस्टल्ड राउंड द कोट। नेस्टल्ड मतलब वो अपना घोंसला बनाते हैं, राउंड द कोट, कोट का मतलब होता है कि इंग्लैंड में जो बड़े लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वे अपने घर के किसी कोने में छोटा सा घोंसला बना देते हैं, छोटा सा घोंसले जैसा स्थान बना देते हैं, ठीक है, उसको कोट बोलते हैं। और उसी में जो है कबूतर जो है वह क्या कर रहे हैं, अपना घोंसला बना के आराम कर रहे हैं। काहे, किस मौसम में, ऑन डल नवंबर डेज, डल मतलब एकदम शांत, नवंबर, नवंबर के मौसम में तो बहुत ठंडी पड़ने लगती है, और ठंडी के मौसम में चारों तरफ वातावरण शांत हो जाता है। ऐसे में कबूतर जो है वह घरों के कोनों में घोंसला बना करके जो है वहां पे छिपे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। डेज लाइक दिस, इन दिनों में, इन दिनों में मतलब किन दिनों में, नवंबर के दिनों में। तो प्यारे बच्चों, इस बात को समझो कि नवंबर के दिनों में जब मौसम चारों तरफ शांत हो जाता है और ठंडी कड़ाके की पड़ने लगती है, तो घरों के कोनों में जो थोड़ा सा स्थान मकान मालिकों ने बनाया होता है पहले से ही, उसमें जो है कबूतर अपने घोंसले में आराम करते हैं ताकि अपने जीवन को बचा सके। अब ऐसे मौसम में क्या होता है, द कॉक, कॉक मतलब मुर्गा होता है, ठीक है, जिसको आप लोग या बहुत लोग काट के खाते भी हैं। द कॉक, मुर्गा, अपॉन द डंग हिल, डंग मतलब गोबर होता है। वो देखो अब होता क्या है कि क्योंकि ये गांव का सीन है, कवि जो है जॉन क्लियर गांव के विषय में ही बता रहे हैं कि गांव में कैसे कैसे होता है। तो डंग हिल का मतलब है गांव में जितने भी लोग पशु पालन करते हैं, पंछी को पालते हैं, तो उनका जो मल होता है, वो गोबर होता है, वह गांव के बाहर एक जगह जो है इकट्ठा कर देते हैं। और जब जो है पशु पंछियों का मल जो है, गोबर जो है इकट्ठा होने लगता है, तो वह एक पहाड़ जैसा होता है, उसी को कहा गया है डंग हिल। तो मुर्गा जो है कहाँ पे है, ऑन द अपॉन द डंग हिल, मुर्गा जो है उस गोबर के पहाड़ पर बैठा हुआ क्रोइंग, बांग दे रहा है, चिल्ला रहा है, कुकड़ू कर रहा है। देखो कितना अच्छा जो है गांव का परिदृश्य है। अगर हम लोग सभी यूपी बिहार से जुड़े हुए हैं, तो अगर भाई इंडिया से जुड़े हुए हैं और भारत जो है स्पेशली गांव का देश माना जाता है, तो अगर आप इससे रिलेट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब देखो, द मिल सेल, मिल का मतलब यहाँ पे विंड मिल के विषय में बात कही गई है। द मिल सेल्स ऑन द, सेल्स मतलब घुमाता है, ठीक है, ऑन द हीथ, हीथ मतलब होता है खुला मैदान, अगोइंग का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, इस बात को समझो कि बड़े बड़े माने लंदन जैसे देशों में विंड मिल जो है, जैसे खुला स्थान अगर कहीं पे हो, एकदम खाली मैदान हो, तो वहां पे विंड मिल जो है वह लोहे का होता है, वहां पे लगा दिया जाता है। उसमें बड़े बड़े पंख होते हैं, जब हवाएं चलती हैं तो विंड मिल का जो है पंखा जो है वह घूमता है, और जब पंखा जब घूमता है तो वहां के लोग जो है बिजली वगैरह या जो भी है चीजें बनाते हैं, और आपने फिल्मों में देखा होगा, ठीक है। तो कवि यही कहता है कि द मिल सेल्स, माने विंड मिल जो है वह घूम रहे हैं, कहा, ऑन द हीथ, खुले मैदान में, कैसे, अगोइंग मतलब लगातार। मतलब कवि यह दृश्य गांव का दिखाता है, लंदन के गांव का दिखाता है कि बड़े बड़े विंड मिल जो है खुले मैदान में लगातार जो है वह घूम रहे हैं, जिसके कारण वहां के लोग बिजली उत्पन्न करते हैं। आगे का दृश्य है द फेदर, फेदर, फेदर का मतलब होता है पंख होता है, फ्रॉम द रावेंस ब्रेस्ट, रावेंस ब्रेस्ट का मतलब, रावेंस मतलब एक प्रकार का पंछी होता है, और माने जिसको कौवे की एक प्रजाति होता है, ठीक है, स्पेसिस ऑफ क्रो, एक कौवे की प्रजाति को रावेन बोला जाता है। तो द फेदर फ्रॉम द रावेंस ब्रेस्ट, माने कौवे की छाती से एक पंख जो है वह गिरता है, फॉल, गिरता है, कहा, ऑन द स्टबल ली, स्टबल ली का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग गांव के लोग हैं, भारत के लोग हैं, तो कोई भी फसल जब हम लोग काटते हैं
तो ये फसल होती है, तो हम लोग यहाँ से थोड़ी काटते हैं, यहाँ से थोड़ी काटते हैं, हम लोग यहाँ से काटते हैं। जब फसल यहाँ से काट देते हैं ना, फिर भी आप खेतों में देखेंगे, उस मैदान में देखेंगे, क्या देखेंगे कि वह थोड़ा-सा उस फसल का जो आखिरी हिस्सा है, वह बचा रहता है। तो रावेन्स का जो मतलब उस रावेन नामक माने कि कौवे की जो प्रजाति का जो पंख जो है वह गिरता है। कहाँ गिरता है? ऐसे ही हरे घास के मैदान पर, ऐसे ही खेतों में गिरता है जहां पर अभी अभी फसल काटी गई हो। स्टबल का मतलब होता है, आप समझ लीजिए, द शॉर्ट लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ क्रॉप्स। और ली का मतलब होता है ग्रास कवर्ड लैंड, माने ऐसा मैदान जहां पे घास थोड़ी बहुत उगी हुई हो। और स्टबल का मतलब ऐसा जगह जहां पर अभी अभी फसल काटी गई हो और फसल का जो थोड़ा सा हिस्सा अभी भी उस खेतों में हो। तो ऐसी ही जगह पर उस रावेन पंछी का जो पंख है वह गिरता है। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ है, द अकॉर्न। अकॉर्न का मतलब होता है स्मॉल ब्राउन नट ऑफ द ओक ट्री। अकॉर्न, ACCORNS, अकॉर्न का एक जो है एक माने ब्राउन नट होता है, एक फल होता है, ठीक है, जो ओक ट्री का होता है। वह जो है नियर द ओल्ड क्रोज, नियर द ओल्ड क्रोज नेस्ट। ओल्ड क्रोज मतलब बूढ़ा कौआ, नेस्ट मतलब उसका घोंसला। मतलब एक कौवा जो है अपना, बूढ़ा जो कौवा था वो अपना घोंसला बनाया हुआ था और उसके ऊपर जो है अकॉर्न मतलब जो ब्राउन नट का, मतलब ये समझ लीजिए ये ओक ट्री है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कौआ जो है एक अपना पुराना घोंसला जो है वह बनाया हुआ है। और ऊपर से जब अकॉर्न जो नट, जो ब्राउन नट है वो जो गिरता है तो कौवे के घोंसले में से गिर करके फिर जमीन पर गिरता है। इसके बाद ये बताया जाएगा। अकॉर्न नियर द ओल्ड क्रोज नेस्ट, ठीक है, फॉल पैटरिंग, जब जो है वह ब्राउन नट जो है नीचे गिरता है, मतलब कौवे के घोंसले में जब गिरता है तो पैटरिंग, एक हल्का सा आवाज होता है, क्योंकि वह नट जो है, वह ब्राउन नट जो है, वो फल जो है ना धीरे धीरे गिरता है। एक गिरा, फिर कुछ मिनट के बाद गिरा, फिर कुछ मिनट के बाद गिरा, ऐसे गिरा। तो जब जब गिरता है तो थोड़ा सा आवाज होता है डाउन द ट्री, ठीक है। और उसके बाद कौवे के घोंसले से फिर नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब देखिए द ग्रंटिंग पिग, और उस ओक ट्री के नीचे जहां पर वह ब्राउन नट गिर रहा है, उसके नीचे बहुत सारे पिग माने सुअर हैं और ग्रंट कर रहे हैं, मतलब गुर्रा रहे हैं। जैसे होता है ना कि शेर है रोर करेगा, कौआ है तो क्रो करेगा, माने जानवरों की आवाज, पिग की आवाज को ग्रंटिंग बोलते हैं। तो माने उस ओक ट्री के नीचे बहुत सारे सुअर जो ग्रंट कर रहे थे, दैट वेट, वे सभी इंतजार कर रहे थे, फॉर ऑल, सभी का, क्या सभी का, उस ब्राउन नट के गिरने का इंतजार कर रहे थे। मतलब उस ओक ट्री के नीचे जितने भी पिग, जितने भी सुअर खड़े हुए थे और जो ग्रंट कर रहे थे, जो आवाज कर रहे थे, वे उस ब्राउन नट के गिरने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वह ब्राउन नट जमीन पर, धरती पर गिरता तो क्या होता? स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब संघर्ष करना, लड़ना, मतलब झपट जाते थे सारे सुअर उस ब्राउन नट को खाने के लिए। एंड हरी, जल्दबाजी में, माने जैसे एक रोटी है और 10 कुत्ते हैं, एक रोटी फेंक दो तो सारे कुत्ते जो है लड़ जाते हैं कि कौन रोटी पहले खाएगा, कौन रोटी पहले खाएगा। इन द सेम वे जितने भी ग्रंटिंग पिग्स थे, जितने भी गुर्राते हुए माने ग्रंट करते हुए सुअर थे, पिग्स थे, वे जल्दबाजी में थे कि कौन उस ब्राउन नट को पहले खाए। वेयर दे फॉल, जहां पर वह गिरते। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, यह पोयम आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और यह पोयम जॉन क्लेयर के द्वारा कंपोज की गई है, जो गांव के परिदृश्य को बहुत ही अच्छे से दर्शाता है। और इसमें एक ही बात आपको बताई जाएगी बार बार में कि गांव के मौसम में, पतझड़ के मौसम में जब हवाएं चलती हैं तो कवि, जब कवि को जो है क्या क्या देखना
पसंद है और कवि जो है इन मौसम में क्या-क्या देखता है गाँव के माहौल में। और इसी के साथ आशा है कि आप लोगों को यह जो है चैप्टर समझ में आया होगा और अगर समझ में आया होगा तो अपना प्यार दुलार जो है कमेंट दे करके लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर दीजिएगा और अगला वीडियो माइल्ड द मिस्ट अपॉन द हिल लेकर के मैं जल्दी ही आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।